नमस्कार मित्रों, मैं विपिन कुमार सक्सेस पॉइंट गुरुकुल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अब अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। पिछली क्लास मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी 1857 की क्रांति। क्या पढ़ाया था? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। क्या हुआ? मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन यानी कि धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य है उसका पतन होना शुरू हुआ। ठीक है। अब इसमें देखते हैं औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च। औरंगजेब 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 की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हो गई। कहाँ? औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को कहाँ हुई? अहमदनगर में। अहमदनगर अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई। ठीक है। इसके इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया है? औरंगजेब के शव को दौलताबाद दौलताबाद में दौलताबाद दौलताबाद में औरंगजेब के शव को दफनाया गया। दौलताबाद में औरंगजेब के शव को दफनाया गया। क्या किया गया? औरंगजेब के शव को दफना दिया गया। औरंगजेब के शव को दफनाया गया। ठीक, इतना समझ में आया? दफनाया गया, इतना समझ में आया? कहाँ पर? दौलताबाद में। सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे में औरंगजेब को दफना दिया है। किसके मकबरे में? सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे में। ठीक है। इसके बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगल शासन में कुल 21 सूबे थे। किसी किसी बुक में आपको 20 भी मिलेंगे, किसी किसी बुक में आपको 21 भी मिलेंगे। वैसे ज़्यादातर इतिहासकारों का मत है कि 21 सूबे थे। ठीक। औरंगजेब अपनी मृत्यु से पहले अपनी वसीयत लिख के गया था। क्या करके गया था? वसीयत लिख के गया था। उसने अपनी वसीयत में उसके उस समय 3 पुत्र जीवित थे। तीनों पुत्रों को वसीयत के अनुसार मुगल शासन को विभाजित करने के लिए कहा। ठीक। और मुआजिम जो औरंगजेब का लड़का था उसको दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। ठीक। नेक्स्ट आते हैं बहादुर शाह प्रथम। शाह आलम फर्स्ट कहा जाता है। कौन? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, इनको शाह आलम फर्स्ट भी कहते हैं। क्या? शाह आलम प्रथम, शाह आलम फर्स्ट भी कहते हैं। इसको बहादुर शाह प्रथम, इनको शाह आलम फर्स्ट भी बोलते हैं। इनका कार्यकाल 1707 से 1712 तक रहा। कार्यकाल कब? 1707 से 12 तक। कार्यकाल 1707 से 12 तक रहा। ठीक है। इनको सबसे वृद्ध मुगल शासक की संज्ञा दी गई। क्या? सबसे वृद्ध मुगल शासक
सबसे वृद्ध मुगल शासक कौन थे? सबसे वृद्ध मुगल शासक, मुगल शासक किसको कहा गया? मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम को कहा गया। सबसे वृद्ध मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम को कहा गया। ठीक है, इनको अंतिम वास्तविक शासक भी कहा गया, जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया, उपभोग किया। ऐसा किसके बारे में कहा गया? ऐसा बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम फर्स्ट 1707 से 12 जिनका कार्यकाल रहा, इनके बारे में कहा गया। ठीक, इनके बारे में और जान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि। किसके साथ? गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि। गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि क्या किया? गुरु गोविंद सिंह के साथ इन्होंने संधि की। किन्होंने? बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि की। ठीक, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने पुनः बगावत शुरू कर दी। इसके सिखों ने पुनः मुगल साम्राज्य के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। किसने? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ने पुनः मुगल शासन के खिलाफ बगावत की। मुगल शासन के खिलाफ बगावत की। शासन के खिलाफ बगावत। बंदा बहादुर ने पुनः मुगल शासन के साथ बगावत शुरू कर दी। ठीक है, पुनः मुगल शासन के साथ बगावत शुरू कर दी। इसने बंदा बहादुर ने। इतना समझ में आया आप सभी को? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, 1712 में मुगल शासक बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद बहादुर शाह के पुत्र जहांदर शाह, कौन? जहांदर शाह, जहांदर शाह गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? जहांदर शाह बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था, जो 1712 से 13 वर्ष 1712 से 1713 तक गद्दी पर बैठा। कितने? 1712 से 1713 तक गद्दी पर बैठा। ठीक है, ये तैमूरी वंश का प्रथम अयोग्य शासक कहा गया। क्या कहा गया? तैमूरी वंश का प्रथम अयोग्य शासक। किस वंश का था ये? तैमूरी वंश। तैमूरी समझते हो? तैमूर के ये तैमूर वंश के ये लोग हैं। तैमूरी वंश का प्रथम अयोग्य शासक क्या कहा गया? प्रथम अयोग्य शासक कहा गया। अयोग्य शासक कहा गया। तैमूरी वंश का प्रथम अयोग्य शासक कहा गया। ठीक है, इसके जुल्फकार खां इसके समय जुल्फकार खां सत्ता चला रहा था। कौन सत्ता कौन चला रहा था? जहांगीर शाह के समय जुल्फकार खां सत्ता चला रहा था। जुल्फकार खां सत्ता चला रहा था। जुल्फकार खां के पिता को वकील नियुक्त कर दिया गया। इसके पिता को क्या किया गया? पिता को वकील नियुक्त किया गया। वकील नियुक्त किया गया। किसके पिता को? जुल्फकार खां के पिता को वकील नियुक्त किया गया। और जुल्फकार खां ईरान के अमीरों का नेता कहा गया। क्या था? जुल्फकार खां जो व्यक्ति था, ईरान के अमीरों का नेता था। ईरान के अमीरों का नेता था। ईरान के अमीरों का नेता क्या था ये? ईरान के अमीरों का नेता कौन था? जुल्फकार खां।
ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इसके समय में जजिया कर समाप्त कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके समय में जजिया कर समाप्त कर दिया गया। क्या? जजिया कर, जजिया कर समाप्त किया गया। क्या किया गया? जजिया कर समाप्त किया गया। किसके समय? जो जहांदर शाह के समय जजिया कर समाप्त कर दिया गया। और जहांदर शाह लाल कुमारी नामक वेश्या से प्रेम करता था। ठीक है, तो लाल कुमारी नामक वेश्या के रिश्तेदार और घर वालों को उच्च पदों पर जहांदर शाह के द्वारा नियुक्ति दी गई। क्या किया गया? उच्च पदों पर जहांदर शाह के द्वारा नियुक्ति दी गई। ठीक, इसके बाद आता है फर्रुख सैयर। फर्रुख सैयर जहांदर शाह का भतीजा था। क्या था? फर्रुख सैयर। इसके बाद नेक्स्ट जो मुगल शासक आता है फर्रुख सैयर। फर्रुख सैयर ये जहांदर शाह का भतीजा था। क्या था? जहांदर शाह का भतीजा था। जहांदर शाह का भतीजा था। ये जहांदर शाह का भतीजा था। इसका टाइम पीरियड 1713 से 1719 है। 1713 से 1719 तक ये गद्दी पर रहा। 1713 से 1719 तक ये गद्दी पर रहा। कौन? जहांदर शाह। 1719 से 1713 से 1719 तक गद्दी पर रहा। ठीक है, इसकी जीत में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण भूमिका सैयद बंधुओं की थी। किसकी थी? सैयद बंधुओं की थी। सैयद हुसैन अली ने फर्रुख सैयर की जीत में फर्रुख सैयर की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका सैयद बंधुओं की रही। महत्वपूर्ण भूमिका सैयद बंधुओं की रही। किसकी? सैयद बंधुओं की रही। सैयद बंधुओं की रही। महत्वपूर्ण भूमिका सैयद बंधुओं की रही। ठीक है, सैयद बंधुओं की रही। फर्रुख सैयर के जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1719 में सैयद हुसैन अली ने 1719 में सैयद हुसैन अली ने मराठों से संधि करके किसे? सैयद हुसैन अली ने मराठों से संधि करके फर्रुख सैयर को अपदस्थ कर दिया, यानी कि कुर्सी से नीचे उतार दिया, या यूं कहें कि इनको सत्ता से बेदखल कर दिया और इनको अंधा कर दिया। क्या कर दिया? अंधा कर दिया। और उसके 10 दिन बाद, अंधे करने के 10 दिन बाद इनकी मृत्यु कर दी, यानी कि इनकी हत्या कर दी। क्या कर दिया गया? इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, इसको घृणित कायर सम्राट भी कहा गया। किसको? फर्रुख सैयर को घृणित कायर सम्राट नाम से भी जाना जाता है। घृणित कायर सम्राट नाम से भी जाना जाता है। कायर सम्राट कहा गया। किसको? फर्रुख सैयर को कहा गया। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछ दे कि घृणित कायर सम्राट किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता? फर्रुख सैयर को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं
रफ़ी उद दराज। इसके नेक्स्ट आते हैं रफ़ी उद दराज, जिनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। चौथे नंबर पर, ये इनका थर्ड नंबर था। चौथे नंबर पर आते हैं रफ़ी उद दराज। रफ़ी उद दराज, रफ़ी उद दराज का कार्यकाल 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक, सबसे कम समय तक शासन करने वाला, सबसे कम समय तक शासन करने वाला रफ़ी उद दराज 28 फरवरी से 4 जून 28 फरवरी 28 फरवरी से 4 जून 28 फरवरी से 4 जून 1719, 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक रफ़ी उद दराज का शासनकाल रहा। ठीक है, सबसे कम समय तक शासन करने वाला, सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बिठाया। इनको भी किसने, सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बिठाया। इनकी मृत्यु टीबी रोग से हुई, मृत्यु टीबी रोग से हो गई, टीबी रोग से हो गई, टीबी नामक रोग से इनकी मृत्यु हो गई, जिसको क्षय रोग भी कहा जाता है। और इनके बारे में कोई ऐसी विशेष घटनाक्रम नहीं है कि जो इनके बारे में और पढ़ाया जाए। इनका टाइम पीरियड बहुत लिमिटेड था। ठीक है, इसके बाद आते हैं रफ़ी उद दौला। इसके नेक्स्ट आते हैं कौन, रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दौला, रफ़ी उद दौला, रफ़ी उद दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719, 6 जून से 17 सितंबर, 6 जून से 6 जून से 17 सितंबर 17 सितंबर 1719, इनका टाइम पीरियड 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक रहा। इनको भी सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बैठाला। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जो सैयद बंधु रहे हैं, उनकी सत्ता में कितनी मजबूत पकड़ रही होगी, कितनी मजबूत पकड़ रही होगी सत्ता में, किनकी, सैयद बंधुओं की। ठीक है, इसके इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह। इनका भी टाइम पीरियड बहुत ही लिमिट समय के लिए था, बहुत ही लिमिटेड समय के लिए था। इनके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। इन्होंने शाहजहां सेकंड की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठे। इसको इन्होंने शाहजहां सेकंड की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठे। किसकी, शाहजहां सेकंड की उपाधि धारण की। अगर क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि शाहजहां सेकंड किसे कहा जाता है, तो शाहजहां सेकंड किसे कहा जाता है, रफ़ी उद दौला को शाहजहां सेकंड नाम से भी जाना जाता है। इसके नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद शाह 1719 से 1748। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह 1719 से 48 तक, 1719 से 1748 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। मोहम्मद शाह को, इनको रंगीला की उपाधि दी गई। इसको, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा गया। रंगीला, रंगीला बादशाह नाम से भी जाना जाता है, रंगीला बादशाह नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है, तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता है, जिनका टाइम पीरियड 1719 से 1748 था। ठीक है, बहादुर शाह के ये सबसे छोटे पुत्र जहान शाह के पुत्र थे। बहादुर शाह के सबसे छोटे पुत्र
जहान शाह के पुत्र थे। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। इनके टाइम में सैयद बंधुओं का अंत हुआ। क्या हुआ? सैयद बंधुओं का अंत। सैयद बंधुओं का अंत हुआ किसके समय में? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में सैयद बंधुओं का अंत हुआ, ठीक है। इन्हीं के समय में निजामुल हक ने हैदराबाद की नींव रखी। निजामुल हक ने हैदराबाद की नींव रखी। क्या किया? हैदराबाद को विकसित किया। हैदराबाद की नींव रखी किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में हैदराबाद की नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद शाह के समय में हैदराबाद की नींव रखने वाला व्यक्ति निजामुल हक था, ठीक है। इन्हीं के समय में सआदत खान ने अवध को स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या किया? सआदत खान ने जो अवध का सूबेदार था, अवध को स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या किया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या किया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। किसने? सआदत खान ने अवध को स्वतंत्र घोषित कर दिया। किसके समय? मोहम्मद शाह के समय, ठीक है। इन्हीं के समय बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा ने भी क्या किया? इन्हीं के समय बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। उड़ीसा ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। क्या कर लिया? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। स्वतंत्र घोषित कर लिया किसके समय? किसके समय कर लिया? मोहम्मद शाह के समय, ठीक है। इतना समझ में आया? 1739 में फारस के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। क्या किया? मोहम्मद शाह इस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, तो 1739 में फारस के शासक नादिर शाह, कौन? नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह, ये याद रखना, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फारस के शासक ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया और किसके समय किया? तो किसके समय किया? मोहम्मद शाह के समय किया, 1739 में नादिर शाह ने, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, नादिर शाह के बाद मोहम्मद शाह के बाद मुगल शासन की गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति अहमद शाह है, जो 1748 से 1754। अहमद शाह
अहमद शाह मुगल शासन की गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति 1748 से 1754 तक भारत की, या ऐसे कहा जाए मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति है। इसका जन्म ऊधम बाई नामक नर्तकी से हुआ था। किसे? ऊधम बाई नामक एक नर्तकी थी, उससे हुआ था। 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह के शासनकाल में ही क्या किया? अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में भारत पर आक्रमण किया। क्या किया? 1748 में भारत पर आक्रमण, याद रखना, भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने किसके समय? अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 1748 में आक्रमण किया। ठीक, एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि अहमद शाह अब्दाली ने किसके शासन के समय भारत पर अटैक किया या आक्रमण किया? तो 1748 में किसके समय? अहमद शाह के। एक जावेद खान नामक किन्नर था जो अहमद शाह का प्रिय व्यक्ति था, जिसको नवाब बहादुर की उपाधि भी दी थी। किसने? अहमद शाह ने जावेद खान नामक किन्नर को जावेद खान नामक किन्नर को किसकी उपाधि दी थी? नवाब बहादुर की उपाधि दी। नवाब बहादुर की उपाधि से नवाजा, नवाब बहादुर की उपाधि दी, बहादुर की उपाधि दी। ठीक है, किसने? अहमद शाह ने। ठीक है, इसके बाद आते हैं आलमगीर सेकेंड। इनका टाइम पीरियड 1754 से 1758 रहा। आलमगीर सेकेंड 1754 से 1758, 1754 से 1758। आलमगीर सेकेंड 1754 से 1758। ठीक है, इनके समय भी अब्दाली ने दिल्ली पर अटैक किया। क्या किया? अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण क्या किया? दिल्ली पर आक्रमण किया। किसके समय? आलमगीर सेकंड के समय भी अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया। इन्हीं के समय 1757 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। क्या हुआ 1757 में? पिछले क्लास में मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा होगा तो 1757 में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। प्लासी के युद्ध के समय भारत का, या ऐसे का मुगल शासक कौन था? तो आलमगीर सेकंड था मुगल शासक। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। उस प्लासी के युद्ध का ये नतीजा रहा कि अंग्रेजों की विजय हुई, और अंग्रेजों का भारत में वास्तविक स्थापीकरण अगर देखा जाए तो प्लासी का युद्ध ही है। क्या है? प्लासी का युद्ध है। इसके बाद शाहजहां थर्ड 1758 से 1759। शाहजहां थर्ड 1758 से 1759 तक
मुगल शासन के सिंहासन पर या मुगल शासन की गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, इनके समय में बहुत कुछ घटनाएं घटित नहीं हुई हैं। इनका सिर्फ आप लोगों को टाइम पीरियड याद रखना है कि शाहजहां थर्ड का टाइम पीरियड 1758 से 1759 है। इसके बाद लास्ट शाह आलम सेकंड, कौन? शाह आलम सेकंड मुगल शासक हुए। शाह आलम सेकंड शाह आलम सेकंड मुगल शासक हुए 1759 से 1806। कब तक? 1759 से 1806 तक इनका टाइम पीरियड 1759 से 1806 तक रहा है। ठीक, इनको अली गौहर नाम से भी जानते थे। किस नाम से? अली गौहर। याद रखना कि अली गौहर किसका नाम था। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो अली गौहर शाह आलम सेकंड का नाम था। ठीक, इन्हीं के समय पानीपत का थर्ड युद्ध 1761 हुआ। क्या हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का थर्ड युद्ध 1761 किसके समय हुआ? शाह आलम सेकंड के समय हुआ। ठीक है, इन्हीं के समय बक्सर का युद्ध 1764, बक्सर युद्ध सभी को मालूम होना चाहिए। बक्सर का युद्ध पिछली क्लास में मैंने इसके बारे में आपको बताया था, 1764 में हुआ। ठीक, शाह आलम सेकंड ने लॉर्ड क्लाइव को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी दी। क्या किया? लॉर्ड क्लाइव को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी दी। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी किसने दी? शाह आलम सेकंड ने लॉर्ड क्लाइव को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी दी। ठीक है, अगर देखा जाए लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी या ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, 1765 से 1772 तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहे। कहां पर रहे? शाह आलम सेकंड अंग्रेज 1765 से 72 तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहे। अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहे। ठीक, संरक्षण में कहाँ रहे ये? इलाहाबाद। इसके बाद 1772 से मराठों के संरक्षण में ये रहे। किसके संरक्षण में? मराठों के संरक्षण में रहे। कौन? शाह आलम सेकंड। ठीक है, इसके नेक्स्ट आता है, यहां से मुगल साम्राज्य का पतन होता है। उसके बाद धीरे धीरे क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। एक तरफ क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा है, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सत्ता शासन बढ़ा रहा है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आपको बताते हैं क्षेत्रीय राज्यों का उदय।